हेलो दोस्तों। तो आज हम प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे। हम ये देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध होते हैं उनको हम कितने प्रकार से और किस तरीके से जोड़ सकते हैं या कितने तरीके से जोड़ा जाता है, ये अपन देखेंगे। फिर उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं उस चीज़ को समझेंगे। कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं कि इस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर समझेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो हम रेजिस्टेंस को अपने सिलेबस के हिसाब से बात करें तो दो तरीके से जोड़ा जाता है। ठीक है, और फिर उसको मिक्स भी कर देते हैं, लेकिन मेनली रूप से अपने को दो तरीके ही सीखने हैं। जब न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें हम बता देंगे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल आपका सॉल्व होगा। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि संयोजों को प्रतिरोधों को किस तरीके से हम कंबाइन कर सकते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला आता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ये बोला जाता है। दूसरा होता है आपका, इसको बोलते हैं समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन। इसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम ये बोलते हैं इसको। ठीक है, तो संयोजों को हम प्रतिरोधों को कितने तरीके से जोड़ते हैं? दो तरीके से। पहला होता है आपका श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम, यानी कि एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये होता क्या है, हम इसका पहले फोटो दिखा दे रहे हैं, उसके बाद हम इस चीज़ को समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि जो पहली बात है ना कि जो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होते हैं उनको हम इस तरीके से बनाते हैं। देखिए, ये ऐसे 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 ऐसे, ये बन गया रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो ये प्रतिरोध का सिंबल होता है। ठीक है, इस चैप्टर में अलग अलग सिंबल आपको दिखेंगे, तो ये प्रतिरोध का सिंबल होता है। अब यहाँ पर समझिए बात को कि प्रतिरोधों को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन देखना है। इसमें क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस ले लीजिए, एक प्रतिरोध ये ले लीजिए। ठीक है, अब इस प्रतिरोध का, जैसे इसका पहला सिरा ये है, इसका दूसरा सिरा ये है, एक और रेजिस्टेंस लीजिए ये ऐसे, एक और रेजिस्टेंस ले लीजिए आप ऐसे। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम कि इसका दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरे से जोड़ते हैं और इसका दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से जोड़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐसे जोड़ते हैं कि इसका एक सिरा कहीं और है, एक सिरा कहीं और, इसका एक सिरा किसी और से जुड़ा है, दूसरा सिरा किसी और से, तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन आता है, संयोजन आता है, उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो उसकी फ़ोटो ये बन गई। ठीक है, ये आपका सेल होता है। ठीक है, सेल या बैटरी आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ये लेकिन सेल का सिंबल होता है। आपको एक चीज़ पता है कि ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। ठीक है, अगर हम इस प्रतिरोध का इसकी वैल्यू अगर R1 ले लें, इसका R2 ले लें और इसका R3 ले लें, तो ये बन गया हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। अभी चीज़ों को बस समझिए कि आखिर हो क्या रहा है, कैसे क्या है। हम करें कि अगर तीन रेजिस्टेंस हैं, तीनों को अगर आपको सीरीज में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो इसका एक सिरा यहाँ रहेगा, तो इसका दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरे से जुड़ा होगा और इसका दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से जुड़ा होगा
और इस तरीके का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो इसी को बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब चलते हैं इसमें आप समझिएगा क्या करते हैं। जैसे कि एक रजिस्टेंस हम ये ले लेते हैं, दूसरा रजिस्टेंस हम ये ले लेते हैं, तीसरा रजिस्टेंस हम ये ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इन तीनों रजिस्टेंसों के, इन तीनों प्रतिरोधों के जो एक सिरे हैं ना, एक सिरा एक जगह जुड़ा हो, एक तीनों का एक सिरा एक जगह और दूसरा सिरा भी अगर एक जगह जुड़ा हो इस तरीके से, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है इसी को हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए इतना टफ नहीं है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इसका मतलब तीनों के जो एक एक सिरे हैं वो एक जगह हों, इन तीनों के जो दूसरे सिरे हों वो दूसरी जगह हों। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन बनता है इसे ही हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन या समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, अब इनको हम एक सेल या बैटरी के थ्रू इस तरीके से जोड़ देते हैं तो ये बन गया पूरी तरीके से मतलब एक सर्किट। तो ये जो परिपथ है ये श्रेणी क्रम में है और ये जो परिपथ है ये समांतर क्रम में है। इसका प्रतिरोध R1, R2 और ये R3 ले लेते हैं। ठीक है, अब इनमें कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखने हैं। चलिए हम पहले पॉइंट्स की बात करते हैं इसमें। तो हम ये कहते, देखिए ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, ऐसा होता है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है तो आपको डायरेक्टली ये चीज़ याद रखना है कि ऐसा होता है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, ये जब आप हायर स्टडी करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर सीखेंगे। अभी आपको बस ये सीखना है कि ये ऐसा होता है, रिजल्ट अभी देखना है। देखिए हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि ये जो सेल है या बैटरी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर V ले लेते हैं, मतलब V वोल्ट की बैटरी लगाए हैं, यहाँ पर भी V वोल्ट की बैटरी लगा दे रहे हैं। अब आपको पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, मान लीजिए कि यहाँ से करंट जो प्रवाहित हुआ वो I हुआ। अब ये जो I धारा है ना, यहाँ से चली ऐसे और ऐसे ये I। अब यहाँ पर समझिए इस वाले प्रतिरोध को जो करंट मिलता है, वैद्युत धारा मिलती है, वो I ही मिलती है। अगर हम इसकी बात करें तो इसे जो धारा मिलेगी वो भी I मिलेगी, इसे भी जो धारा मिलेगी वो भी I मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि इस पूरे सर्किट में, इस पूरे परिपथ में जितनी धारा उत्पन्न होगी उतनी ही धारा सबको मिलेगी, उतनी ही धारा सबको मिलेगी। कहानी कुछ समझ में आ रही है? तो ये होता है। तो इसमें क्या याद रखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान होती है, मतलब आप चाहे कितने भी प्रतिरोध लगा दें लेकिन धारा क्या होगी, समान होगी। अगर हम इसमें बात करें, इसमें तो इसी चीज़ की बात करते हैं इसमें भी। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ से I धारा प्रवाहित हुई, ये इसका पॉजिटिव निगेटिव, अगर I प्रवाहित हुई तो यहाँ तक I और यहाँ भी I रहेगा। ठीक है, अब जो I समांतर क्रम में क्या होता है ना, बट जाता है, यहाँ पर बंटवारा हो जाता है। मान लीजिए अगर इसको I1 मिला, इसको I2 मिला और इसको I3 मिला, हम ऐसा मान ले रहे हैं कि जो I है वो 3 हिस्सों में बट गई है, I1, I2 और I3। तो इसमें हम क्या याद रखेंगे कि जो धारा होगी वो असमान होगी। क्या होगी? असमान, असमान होगी। ठीक है, मतलब नॉन इक्वल ये रहेगा, या डिफरेंट डिफरेंट हम बोल सकते हैं। असमान का मतलब अलग अलग, तो धारा क्या रहेगी, अलग अलग इसमें प्रवाहित होती है। ठीक है, अब बात समझ में आ रही है? अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये I1 है तो यहाँ पर भी I1, यहाँ पर अगर ये I2 है तो यहाँ पे भी I2, और ये I3 अगर है तो यहाँ पर भी I3। और ओवरऑल आप देखते हैं ना कि जो यहाँ पर धारा फिर निकलती है वो भी I ही होती है, मतलब जितनी धारा अंदर घुसी उतनी ही धारा बाहर निकलती है, ये याद रखना है। ठीक है, इसमें समझिए ये I तो यहाँ से भी I, तो ये पूरे सर्किट में I धारा ही प्रवाहित होती है। ठीक है, और हर प्रतिरोध को जो धारा मिलती है वो I मिलती है, यानी कि समान। इसमें हर प्रतिरोध को जो धारा मिलती है वो असमान मिलती है। ठीक है,
अब यहाँ पर हम बात करेंगे विभवांतर की, कि जो बैटरी अगर हम V वोल्ट की लगा देते हैं तो क्या सभी को वोल्टेज समान मिलेगा या अलग अलग मिलेगा। तो हमें याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम में जो वोल्टेज यानी विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है। अगर इसको V1 मिलेगा तो इसको V2 मिलेगा और इसको V3, मतलब इसका जो विभवांतर रहेगा वो V1, इसका V2 और इसका V3, इस तरीके से इनका विभवांतर होता है। तो हम इसमें कहते हैं कि जो विभवांतर यानी कि V है वो अलग अलग होगा, अलग अलग। अलग अलग को क्या बोल सकते हैं, असमान। तो हम कहते हैं कि जो विभवांतर रहेगा वो असमान होगा, ठीक है। अगर इसमें बात कर, ये समझ गए ना, इसमें क्या बोलेंगे कि अगर श्रेणी क्रम संयोजन है तो सभी को धारा समान मिलेगी लेकिन सभी का विभवांतर अलग अलग होगा। इसमें बात करें तो सभी में धारा असमान होगी, लेकिन अगर हम विभवांतर की बात करें तो विभवांतर समान होगा। विभवांतर क्या होगा, समान। बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब इसमें ये होगा कि जितने वोल्ट की बैटरी आप यहाँ पर लगाएंगे उतना ही वोल्ट इसको मिलेगा, उतना ही वोल्ट इसको मिलेगा, उतना ही वोल्ट इसको मिलेगा। मतलब सभी के वोल्टेज क्या होते हैं, बराबर। जितने वोल्ट की बैटरी होती है उतना ही वोल्ट सबको मिलता है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, हम आपको पहले एक चीज़ बता दें, हमारे जो घरों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब जो वायरिंग होती है, वायरिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू ही होती है, क्योंकि जो खंभे से हमारे घरों में वोल्टेज आता है ना वो 220 वोल्ट आता है। और हर एक अप्लायंस को, मतलब आपका CFL है, आपकी ये मतलब फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, सब आप देखेंगे तो 220 वोल्ट तक वो झेल पाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि वो 220 वोल्ट तक के लिए बनाए गए होते हैं, ठीक है। हर किसी को 220 वोल्ट मिलता है, हर किसी को 220 वोल्ट मिलता है। बात समझ में आ रही है। तो हर किसी अप्लायंस पे आप देखेंगे 220 वोल्ट लिखा होगा, लेकिन वाट अलग अलग होता है, ठीक है ना। वाट अलग अलग होता है लेकिन वोल्टेज सब में सेम होता है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे की कहानी समझते हैं। देखिए, ये इम्पोर्टेंट पार्ट था, इसको आपको याद रखना है। श्रेणी क्रम में आप हमेशा बोलेंगे धारा समान होगी लेकिन वोल्टेज यानी कि विभवांतर सबका अलग अलग होगा। समांतर क्रम में बोलेंगे सब में धारा अलग अलग होगी लेकिन सबका विभवांतर क्या होगा, सेम होगा। जितने वोल्ट की बैटरी रहेगी उतना ही वोल्ट सभी को मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब जरा इसको हटा रहे हैं, केवल इसको और ऊपर वाले को। हाँ जी, चलिए अब हम आगे इसमें क्या निकालने वाले हैं, हम इसमें निकालने वाले हैं इसका तुल्य प्रतिरोध। किस तरीके से तुल्य प्रतिरोध निकाला जाता है अब वो देखेंगे। देखिए, जिस पोर्शन की हम बात करने जा रहे हैं, जिस पार्ट की बात करने जा रहे हैं, मतलब जिस तुल्य प्रतिरोध की बात करने जा रहे हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम अब देखेंगे तुल्य प्रतिरोध, जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, और ये होता है आपका तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। अच्छा, तुल्य प्रतिरोध का हम यूज़ क्वेश्चन करने में करते हैं, इसीलिए इस चीज़ को याद रखिएगा और ध्यान से समझिएगा कि किस तरीके से बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, तुल्य प्रतिरोध निकालना हो, आपको एक चीज़ यहाँ पता चला है कि बैटरी का वोल्टेज कितना है, V। तो बैटरी का वोल्टेज है V, और यही V जो है ना वो 3 पार्ट में बट गया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं V1 + V2 + V3। अब देखिए, आपने पहले देख रखा है कि V = होता है IR, V = IR होता है। तो देखिए, V की जगह हम लिखेंगे IR इक्विवेलेंट। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से लिखना होता है। इसको हम बोलते हैं R तुल्य, लिख सकते हैं R तुल्य या R इक्विवेलेंट = V1 = यहाँ पे देखिए यहाँ पे या इसको कितना करंट मिल रहा है, I। तो V1 = IR1, तो यहाँ से लिखेंगे IR1 +
V2 इज इक्वल्स टू IR2, तो यहाँ से लिखेंगे IR2। V3 इज इक्वल्स टू IR3, तो यहाँ से आप लिखेंगे IR3। देखिए सब में से I कॉमन मिल सकता है, तो यहाँ से I कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, आपका ये बच जाएगा और ये होगा IR1। ठीक है, अब I से आपका I कैंसिल हो गया, तो या सॉरी R इक्विवेलेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, जब I से I कैंसिल हो गया तो बचा R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन में R इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं तो सभी रेजिस्टेंस को, सभी प्रतिरोधों को डायरेक्टली जोड़ दीजिए और ये निकल के आ गया आपका तुल्य प्रतिरोध। क्या निकल के आ गया? तुल्य प्रतिरोध। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से इसका R इक्विवेलेंट निकाला जाता है। ठीक है, अब इसी के आगे हम कुछ और कहानी देखते हैं। मान लीजिए कि N प्रतिरोध होते तो क्या करते, इसको हटा रहे हैं, अभी इसको बाद में समझते हैं, पहले श्रेणी वाले को पूरी तरीके से समझ लें अपन। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि ऐसे N प्रतिरोध होते तो हम लिखते हैं यहाँ पर R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN। कहने का मतलब है कि श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध हैं तो उनका अगर R इक्विवेलेंट अपने को निकालना पड़ जाए तो हम सभी तारों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ये आपका R इक्विवेलेंट निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, मान लीजिए माना कि R1 बराबर R2 हो और ये बराबर R3, मतलब सभी प्रतिरोध आपस में क्या हो? बराबर हो और इनकी वैल्यू हम R मान लें। ठीक है, सभी प्रतिरोध आपस में क्या है? बराबर। तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी, R1 के प्लेस पे क्या रखेंगे? R, R2 के प्लेस पे R, R3 के प्लेस पे R। इस तरीके से जब हम रखेंगे तो ये सभी R कितने टाइम है? N टाइम। ये कितनी टाइम है? N टाइम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 50 100 150 1000 2000 ऐसे जब आएगा तो आप हर बार जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर 100 R हो, मतलब ये 100 प्रतिरोध हो तो 100 R होगा। अगर N प्रतिरोध हो तो क्या होगा? N R। तो यहाँ पर अगर सभी प्रतिरोध बराबर हैं तो आप क्या करिए? सभी प्रतिरोधों को जोड़ दीजिए। कितनी बार? N बार, या उतने से गुणा कर दीजिए। मान लीजिए 5 प्रतिरोध होते तो 5R, 10 प्रतिरोध होते तो 10R। बात को समझ पा रहे हैं? इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान रखते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए इसमें, ये आप नोट के तौर पर इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं कि इसमें जो बड़ा प्रतिरोध होगा, हम बात कर रहे हैं कि जो R इक्विवेलेंट निकल के आया है, तुल्य प्रतिरोध निकल के आया है, ये जो होता है इसमें जो सबसे बड़ा प्रतिरोध होगा ना, उससे भी बड़ा R इक्विवेलेंट निकल के आता है। कहने का मतलब है कि ढेर सारे तार हैं, उसमें एक प्रतिरोध है जिसका मान लीजिए कि 50 R है, सबसे बड़ा यही है। लेकिन जब R इक्विवेलेंट निकालेंगे ना, तो जब सभी को आप जोड़ रहे हैं तो जोड़ने के बाद जो वैल्यूज़ आएगी वो तो और बड़ी आएगी ना। तो हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो बड़ा प्रतिरोध होता है, तुल्य प्रतिरोध, उससे भी बड़ा आता है। ठीक, ये याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं कि जो श्रेणी क्रम संयोजन है उसमें तुल्य प्रतिरोध जो होता है, उसका मतलब तुल्य प्रतिरोध क्यों निकालने और निकालने से फ़ायदा क्या होता है। तो देखिए हम यहाँ पर एक चीज़ ये बोल सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का उपयोग अधिकतम प्रतिरोध व न्यूनतम धारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो नोट के तौर पे आप लिख सकते हैं इसमें कि श्रेणी
संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का उपयोग, तुल्य प्रतिरोध का उपयोग अधिकतम प्रतिरोध, अधिकतम प्रतिरोध व न्यूनतम धारा प्राप्त करने के लिए, न्यूनतम धारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। कहानी को समझ में आ रही है? हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का उपयोग अधिकतम प्रतिरोध व न्यूनतम धारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब इसमें ना इसके बाद कुछ पॉइंट्स और हैं, आप उन्हें भी ज़रा देखिए। चलिए इसको हटाते हैं, ये चीज़ तो समझ गए। अब हम जो और कुछ पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को ध्यान देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट पॉइंट के रूप में कुछ और चीज़ें देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसमें पहले पॉइंट को देखिए, हम ये कहते हैं कि अगर इसमें से मान लीजिए कोई प्रतिरोध हम तोड़ दें, कोई प्रतिरोध बीच में से क्या करें, तोड़ दें, तो अगर हम यहाँ से तोड़ देंगे तो इस पूरे परिपथ में धारा बहना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अगर हम बीच में कहीं से तोड़ दें तो इस पूरे परिपथ में धारा बहना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हैं कि यदि एक परिपथ, यदि एक परिपथ, सॉरी एक परिपथ नहीं, एक प्रतिरोध, एक प्रतिरोध टूट जाए, यदि एक प्रतिरोध टूट जाए तो परिपथ में धारा बहना, तो परिपथ में धारा बहना बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ये आपको दिख रहा होगा कि अगर हम कहीं से भी अगर इसको ब्रेक कर देते हैं कहीं से भी, तो ये जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तो धारा भी बहना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। अब ना आपको कुछ हम बातें इसके बाद बताने जा रहे हैं, वो आपको बहुत सारे फॉर्मूले में भी न याद हों, लेकिन आप ना समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये आप जब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करते हैं तो वहाँ पर इसका हम उपयोग करते हैं, तो ध्यान से आप चीज़ों को समझिएगा। हम एक चीज़ जानते हैं कि V इज इक्वल्स टू होता है IR, ये आपको पता है कि V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। लेकिन हम आपसे ये बोल दें, आपको ये पता है, बोल दें अभी बोल रहे हैं, लेकिन आपको ये पता है कि अगर श्रेणी क्रम संयोजन है तो इसमें I क्या होता है, समान। I क्या होता है, समान या इक्वल बोलते हैं, ठीक है, ये होता है। अगर हम आपसे पूछ दें कि अच्छा ये बताइए कि इसमें V1, V2 और V3 का रेशियो क्या होगा, V1, V2 और V3 का रेशियो क्या होगा, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं, आप इस चीज़ को सीखिए। देखिए हम कह रहे हैं कि जब I सेम है, जब I सेम है तो हम इसे लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये आपको पता नहीं होगा ना, तो हम बता रहे हैं कि ऐसा होता है। अगर कोई भी चीज़ दिख जाए उसमें अगर ये सब में सेम हो तो आप इसको डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, मतलब एक तरीका होता है लिखने का। कहने का मतलब है कि जिसका प्रतिरोध ज़्यादा, अगर सब में I बराबर है तो अगर हम चाहें निकालना कि वोल्टेज किसका ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि जिसका प्रतिरोध ज़्यादा वो वोल्टेज ज़्यादा खाएगा, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा वो वोल्टेज ज़्यादा खाएगा, हम मतलब ये बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है कि एक काम करो, हमको ना क्वेश्चन में बस बताओ कि इनका रेशियो क्या होगा। देखिए हम ऐसा नहीं कि कोई तोप चीज़ आपको बता रहे हैं, एक सिंपल सी चीज़ बता रहे हैं, आपको बस इसको समझना है। हम बोल रहे हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है कि V1, V2 और V3 का रेशियो क्या होगा, तो V1, V2
और V3 रेशियो मतलब अनुपात क्या होगा। तो अगर ऐसा रिलेशन दिखता है कहीं आपको तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि V1 V2 और V3 का रेशियो जो होगा वो होगा R1:R2:R3, मतलब इस रेशियो के बराबर होगा। तो अगर V1 V2 और V3 का अनुपात अगर पूछ दे तो R1 R2 और R3 के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, चलिए जी अब हम आगे की कहानी को समझते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए इसमें हमने देखा कि V1 V2 और V3 का रेशियो, ये फॉर्मूला आपको याद है। ठीक है, इसी के आगे हम पावर की बात करते हैं यानी शक्ति की बात करते हैं। तो देखिए अगर हम शक्ति की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसको पावर बोलते हैं P, और ये होता है V स्क्वायर, एक दो होता है ना V²/R और I²R। तो नॉर्मली हम I की बात कर रहे हैं तो I²R ये होता है। ठीक है, तो ये पावर का फॉर्मूला होता है। अपने को एक चीज़ पता इसमें है कि I समान है, I क्या है, I यहाँ पर समान है। जब I यहाँ पर समान है तो हम कहते हैं कि ये समान है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, R। मतलब ये जब समान होता है तो हम बोलते हैं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि P और R एक दूसरे के अनुपाती हैं या समानुपाती हैं। ठीक है, इस तरीके से हम आगे देखें तो देखिए अगर हम कह रहे हैं कि मान लीजिए इसकी जो पावर है, शक्ति क्षमता जो भी है वो P1 है, इसका P2 और इसका P3। अगर हमसे ये पूछ देता है कि इनका रेशियो निकालो, मतलब हमको बताना है P1:P2:P3, तो ये आ जाएगा, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है तो P1 P2 और P3 का जो रेशियो होगा वो R1 R2 और R3 के रेशियो के बराबर होगा। R1 R2 और R3 इस रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा पावर का रेशियो। कहानी को समझ में आई। तो देखिए ये चीज़ मतलब एक तरीके से ये मानिए कि जो श्रेणी क्रम संयोजन था उसमें जितनी भी बातें सीखनी थी हम सारी बातें सीख गए हैं। ठीक है, अब यही चीज़ हम फिर से पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखते हैं, यानी समांतर श्रेणी समांतर क्रम में, समांतर क्रम संयोजन में देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपने देखा था कि हम कुछ इस तरीके से फोटो बनाए थे। यहाँ पर 3 प्रतिरोधी लेंगे, ये और ये। अच्छा इसमें देखिए कुछ बातें ना हम आपको अभी फिर से बताएंगे, लेकिन कुछ बातें जो हम फिर से बताएंगे, लेकिन अगर जो बात हम अभी बता रहे हैं उसको आप अभी ध्यान रखिए कि ऐसा होता है। ठीक है, जब बाद में अपन रिवाइज करेंगे, मतलब जब एक बार और बताएंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं आपसे कि वोल्टेज V वोल्ट की बैटरी लगा दी, प्रतिरोध क्या है R1, इसका R2 और इसका R3, ये प्रतिरोध है। मान लीजिए यहाँ से धारा I प्रवाहित हुई, यहाँ से धारा I प्रवाहित हुई और यहाँ पर जो मिला है वो I1 मिला है, और यहाँ से जो धारा गई है वो I2 और यहाँ से जो धारा गई है वो I3। हम ऐसा मान ले रहे हैं। ठीक है, कि I1 I2 और I3, और यहाँ से जब बाहर निकलेगी तो Y है। अब यहाँ से आगे की कहानी आप समझिएगा, आगे की कहानी ज़रा समझिए। हम इसमें क्या देखना चाहते हैं, हम इसमें वही चीज़ें देखना चाहते हैं जो अभी हम देखे थे। आपको हमने बताया था कि इसमें सब में धारा अलग अलग होगी, लेकिन अगर V वोल्ट की बैटरी ले रहे हैं तो इसका भी विभवांतर V, इसका भी और इसका भी विभवांतर V होगा। विभवांतर का मतलब कि इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना, विभवांतर आएगा, मतलब अगर आप चाहें इसको अलग जोड़िए, अलग से बैटरी में जोड़ लीजिए, या फिर इसको अलग से जोड़ लीजिए, बात वही है। ठीक है, बात वही है। तो अब इसी चीज़ को हम आगे समझते हैं, और यहाँ पर अब हम पहले पॉइंट की बात करते हैं। तो इसमें हम ये कहते हैं कि अगर हम किसी प्रतिरोध को तोड़ देते हैं, मान लीजिए हमने इसको तोड़ दिया, तो जिस प्रतिरोध को तोड़ते हैं, जिस तार को तोड़ते हैं, केवल उसी में धारा प्रवाहित नहीं होती है, बाकी सब में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या बोलने वाले हैं, यहाँ से आप ये बोलने वाले हैं कि यदि किसी प्रतिरोध को
कट कर दिया जाए, प्रतिरोध को कट कर दिया जाए, कट कर दिया जाए तो केवल उसी से धारा, केवल उसी से धारा प्रवाहित नहीं होगी, केवल उसी से धारा प्रवाहित नहीं होगी, केवल उसी से धारा प्रवाहित नहीं होगी, बाकी प्रतिरोधों से, बाकी प्रतिरोधों से धारा प्रवाहित होगी, बाकी प्रतिरोधों से धारा प्रवाहित होगी। कहानी कुछ समझ में आ रही है? हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर किसी प्रतिरोध को कट कर दिया जाए तो केवल उसी से धारा प्रवाहित नहीं होगी, बाकी प्रतिरोधों से धारा प्रवाहित होगी। मतलब अगर हमने केवल इसको कट किया है तो इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, बाकी लोगों से धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी ज़रा समझते हैं कि अब यहीं पे काम कर लेते हैं ना कि ऐसा हम क्यों करते हैं और ऐसा क्या होता है इनमें। तो देखिए, हम यहाँ पर देख रहे थे कि जो आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, सॉरी यहाँ पर तो हमने आर इक्विवेलेंट निकाला ही नहीं है। चलिए कोई नहीं, वो पॉइंट आपको ध्यान आ गया। चलिए अब हम आर इक्विवेलेंट आपको निकालना सिखा रहे हैं, तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है उस चीज़ को सिखा दे रहे हैं। चलिए ये आप पॉइंट याद रखिएगा कि अगर हम इनमें से किसी को भी कट कर दें तो बाकी से धारा प्रवाहित होगी, केवल उसी से नहीं होगी। ठीक है, अब हम इसमें इक्विवेलेंट की बात करेंगे, यानी आर इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए धारा इसमें अलग अलग है, लेकिन यही जो धारा यहाँ से प्रवाहित हुई है, यही धारा इन तीन पार्ट्स में बंट जाता है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर आई जो है, जो यहाँ से चली थी, यही तीन पार्ट में बंट जाती है, I1, I2 और I3 इसमें बंट जाती है। ठीक है, अब आपको पता है कि V इज इक्वल्स टू होता है IR, यानी I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, ये होता है। ठीक है, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R, तो हम कहेंगे कि I1 बराबर क्या हो जाएगा, तो V अपॉन R1, तो V अपॉन R1। I2 बराबर कितना हो जाएगा, तो V अपॉन R2, तो V अपॉन R2 ये हो जाएगा। I3 बराबर क्या हो जाएगा, तो V अपॉन R3, तो V अपॉन R3 ये I3 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम I की बात करेंगे तो I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट आएगा। हम इस I की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तरीका है लिखने का। तो यहाँ पर आप लिखेंगे V अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 की वैल्यू V अपॉन R1, तो V अपॉन क्या लिखेंगे R1 प्लस I2 बराबर क्या होगा V अपॉन R2, तो V अपॉन R2 प्लस I3 बराबर आपका हो जाएगा V अपॉन R3, तो V अपॉन R3 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सब में से कॉमन ले लिया जाए, V कॉमन लेंगे तो V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V सब में से कॉमन आएगा तो बचेगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 ये बचेगा। ठीक है, V से V कैंसल हो गया, तो यहाँ से हम देखेंगे कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये आपका आ जाएगा R इक्विवेलेंट की वैल्यू। ठीक है, तो अगर तीन रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध अगर समांतर श्रेणी में है तो उनका R इक्विवेलेंट निकालने का ये तरीका है कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये तरीका होता है। इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। कहानी समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके से निकल के आ गया आपका R इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे, चलिए बाद में ये सब बात करेंगे। ठीक है ना, अब आगे की कहानी ज़रा समझते हैं। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो R इक्विवेलेंट निकल के आएगा ना, जो इसमें सबसे छोटा होगा, मतलब अगर R1 सबसे छोटा प्रतिरोध होगा
तो R इक्विवेलेंट उस छोटे से भी छोटा प्रतिरोध होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसी पॉइंट को आप लिखते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि अगर समांतर क्रम संयोजन है तो उसमें हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से, ठीक है। चलिए इसी में हम दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो तुल्य प्रतिरोध होता है, यानी हम कहेंगे कि तुल्य प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होता है, सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होता है, छोटे से भी छोटा होता है। कहानी समझ में आ रही है? ये आपको हमने अभी बताया है, ये होता है। अब चलिए थर्ड की बात करते हैं अपन। इसमें हम ये कहेंगे कि समांतर क्रम संयोजन का उपयोग जो करते हैं, इससे फ़ायदा ये होता है कि जो प्रतिरोध होता है ना, वो मतलब जब सबको जोड़ते हैं तो जो प्रतिरोध मिलता है वो सबसे कम और वैद्युत धारा ज़्यादा मिलती है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का उपयोग कम प्रतिरोध व अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कुछ कहानी समझ में आ रही है? हम इसमें ये बोल रहे हैं कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का उपयोग कम प्रतिरोध व अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये इसका उपयोग होता है। अब हम फिर से निकालेंगे इसमें I1, I2, I3 का क्या रेशियो होता है। फिर अगर हम कह दें कि इसकी क्षमता अगर P है, P1, इसकी क्षमता P2 और इसकी क्षमता P3 है, तो इसका रेशियो बताइए या अनुपात बताइए। देखिए ये सब बताने का मतलब ये है ना कि अगर आपसे थोड़ा टिपिकल टाइप का भी क्वेश्चन पूछ देता है तो आप आराम से सॉल्व कर सकें। और हमने पहले ही आपको बताया है कि आप चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए। जब आप इस चीज़ को महसूस करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, तब जाके आप अच्छा करेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे लाइफ में भी और एग्ज़ाम में भी। देखिए अब हम बात करते हैं इसके बाद। देखिए इसमें क्या होता है, V = IR। अगर हम बोल दें ये कि I1, I2 और I3 का रेशियो बताइए। आप ये बताइए कि V = IR, ये फॉर्मूला आपको याद है। अब अगर हम समांतर क्रम संयोजन की बात करें तो इसमें V क्या होता है, V सब में समान होता है। देखिए जितने वोल्ट की बैटरी होते उतना ही सब में होता है, तो V सब में समान होता है। तो ये आप देखेंगे कि ये तो आ गया नियत या नियतांक बोल देंगे, ये नियत आएगा कांस्टेंट। तो IR ये हो गया। तो अब इन दोनों में जो रिलेशन बनता है हम आपको बता रहे हैं कि जब भी ऐसा आ जाए तो इन दोनों, इसको नीचे भेज दो, इसको भेज दो नीचे, तो I = नियत अपॉन R आएगा। बिल्कुल। अब नियत हटाना होता है, जब इसको हम हटाएंगे तो I
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, या इसको बोल देते हैं कि I और R एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। कहने का क्या मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर कहने का मतलब ये होता है कि जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसमें कम धारा प्रवाहित होगी, और जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी। ठीक है, हम ये कहेंगे कि जिसमें R कम होगा, जिस प्रतिरोध का मान कम होगा उसमें धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी। उसी तरीके से जिस प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा उसमें धारा कम प्रवाहित होगी, आप ये बोलेंगे। ठीक है, अब अगर हम कहें कि I1, I2 और I3 का मान बताइए, I1 is to I3 की अगर बात करें तो ये होगा आपका 1/R1 is to 1/R2 is to 1/R3। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा आप मैथमेटिकल होने की कोशिश करिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, आप कोशिश करिए कि ये हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, इतना टफ नहीं है। अब ये तो हो गया, अब आगे हम बात करेंगे इसमें शक्ति के बारे में। देखिए, P = I² R भी होता है और P = V² भी होता है। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, लेकिन यूज कैसे किया जाता है वो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले ये समझ लीजिए। V सब में क्या है, सेम है। सेम का मतलब समान, ऐसे। तो अगर हम बात करें कि ये सब में सेम है तो P और R में क्या रिलेशन होगा, तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। तो इस तरीके से अगर हम कह दें कि P1, P2 और P3 का रेशियो बताओ, अनुपात बताओ, तो P1, P2, P3 का अनुपात आएगा 1/R1 is to 1/R2 is to 1/R3। ये इसका अनुपात आएगा, ये इसका क्या आएगा, अनुपात आएगा। कहानी समझ में आ गई? तो हम कहते हैं कि जो शक्ति या सामर्थ्य का अनुपात अगर निकालना हो तो आप इस तरीके से अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम प्रतिरोधों का संयोजन किस तरीके से किया जाता है, प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है ये देख चुके, उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन भी हो गया। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर याद रखते हैं ना तो ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा, एकदम मज़ेदार। ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल भी करेंगे आपको फटाफट आ जाएगा, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलिए।